वेलकम बैक टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 शॉर्ट स्टोरीज का जो पोर्शन हमारा पेंडिंग था उसे वापस हम सिर से शुरू कर रहे हैं। और आज जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी हमारी नेकलेस, जिसका हम ऑलरेडी जो है चैप्टर जो है अपलोड कर चुके हैं, उसकी रीडिंग जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप देख रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर आप इजीली सारे जो अभी तक के अपलोडेड चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। आपका जो शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है द नेकलेस, और आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हैं व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स फॉर दिस चैप्टर, यानी कि क्या हो सकते हैं थीम्स इस चैप्टर के। तो बेसिकली मैंने सेलेक्ट किए हैं इस चैप्टर के 3 थीम्स और मैं अब एक एक करके वो सारी जो थीम्स हैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि क्यों मैंने वो चैप्टर का थीम जो है सिलेक्ट करा है। कहानी सारी आपको पता है कि कैसे मटिल्डा अपनी जो पर्सनल लाइफ थी उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके अपने डिजायर्स को आगे बढ़ाते हुए जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है पूरी सी रुइन हो जाती है और एट द एंड उसे एक ह्यूज प्राइस पे करना पड़ता है अपनी वो मिजरी लाइफ जीकर और बहुत डिफिकल्ट लाइफ जीकर। तो ये सारी कहानी थोड़ा सा मैं रिकैप देना चाहूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत कि क्यों मैंने पहला थीम जो लिखा है लिव विद इन योर मीन्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका सिंपल मीनिंग समझेंगे तो हमेशा हम कहते हैं कि पांव उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। बहुत सिंपल तरीके से आपने ये चीज सुनी होगी, तो इसका सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं, बिल्कुल वही है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थीम्स, अगर इस चैप्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम की हम बात करें, इट्स द वन ऑफ दिस स्टोरी revolves around the fact that one should be thankful and content with what one had, because one may have to pay terrible price for one's greed. ये इसकी सबसे शानदार जो है थीम है। हमेशा से एक इंसान को उन सारी चीजों में, उन सारी फैसिलिटीज में जो उसे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं या जो उसके पास ऑलरेडी हैं, या वो सारी चीजें जो घर, जो गाड़ी, जो सारी चीजें उसके पास ऑलरेडी हैं, उसी में उसे मुतमईन रहना चाहिए। और हमेशा से वो दिल मांगे मोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद में नहीं रखना है। यानी कि जो चीजें हमें दे रखी है भगवान अल्लाह ने, जो सारी चीजें हमें अता कर रखी है, उन सारी चीजों का हमें हमेशा से थैंकफुल रहना है और जो हमारे पास है उस पे हमेशा से खुश रहना है और कभी भी लालच में जो है नहीं पड़ना है। और जब भी कोई लालच में पड़ेगा तो उसे एक बहुत खतरनाक कीमत चुकानी पड़ेगी इस ग्रीड की, इस लालच की। If we don't have what we like, we must like what we have. और हाँ, अगर हमारे पास जो है उसे हम पसंद नहीं करते, if we don't have what we like, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है जो हम पसंद करते हैं, तो एक आदत बना लो, जो चीजें आपके पास हैं उन्हें पसंद करना शुरू कर दो। कितनी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। As it is said that the best and the wonderful things in life are for free. सबसे इमेजिन करें आप, सबसे आसान चीजें जो लाइफ को खुशी देती हैं वो हमेशा से फ्री में मिलती हैं। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। We cannot buy happiness, peace and contentment of our souls. Our happiness depends upon our capacity to limit our desire and not upon the number of the material things we possess. याद रखना एक बात, हमें कभी भी हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकते, अमन खरीदा नहीं जा सकता, और कभी भी हम अपने रूह को मुतमईन नहीं कर सकते किसी भी चीज से जो पैसों से आती हो या मटेरियलिस्टिक थिंग्स से होती हो। ठीक है, आपके पास एक गाड़ी आती है, दिल ऐसा होता है, हम कहते हैं नहीं दूसरी वाली होनी चाहिए। तो ये हर एक इंसान का डिजायर है और जिंदगी की चाहतें कभी पूरी नहीं होती, चाहे आप कितना ही जिसे हम कहते हैं पूरा डिसिप्लिन ना हो। आगे अगर हम बढ़ेंगे, सच एन एटीट्यूड, अगर इस तरह का एटीट्यूड किसी के पास है, ब्लेसेस आवर लाइफ विद अ परमानेंट जॉय, बट हमें एक काम करना चाहिए, हमारी अपनी डिजायर, अपनी चाहतों को लिमिट रखना चाहिए। जो चीजें हैं उसमें मुतमईन रखो और खुश रहो। अगर ऐसा कोई नहीं करता और हमेशा से दिल में चाहत रहते हैं नहीं मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा सा बंगला होना चाहिए, तो जब डिजायर्स बढ़ जाते हैं तो इंसान का डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें और लाइफ में
टेरेबल सिचुएशंस में वो जाके कहीं से भी खतरनाक चीजें जो हैं वो कर लेता है, और एट द एंड वो उस जाल में जो है वो फंस जाता है। तो हमेशा से एक इंसान को जो उसके पास है उसी पे खुश रहना चाहिए। सच एन एटीट्यूड, अगर किसी के पास ऐसा एटीट्यूड है, उसे चाहत है बड़ी बड़ी चीजों की, तो वो कभी कभार उसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एटीट्यूड है कि आप खुश हो जो आपके पास है, तो ये आपको जॉय की लाइफ मिल सकती है। बट यहाँ पे आप देखो, मैटिल्डा ने ये सारे फैक्ट्स को फॉरगेट करा, उसने बिल्कुल भी याद नहीं रखा, एंड कुड नॉट कंट्रोल हर लस्ट। वो अपने लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई मटेरियल गेन्स का, जो उसे चीजों से प्यार था, बड़े बंगले से प्यार था, बड़ी लाइफ, लग्जरियस लाइफ से प्यार था, विच मेड हर लाइफ अ टेल ऑफ मिस्ट्री एंड लेड हर टू डाउनफॉल। और यही कहानी हुई। ये डिजायर की जो थी, बहुत सारी चाहतें, ख्वाहिशें दिल में रख लेना, इसकी वजह से मैटिल्डा की लाइफ जो है वो मिजरी बन गई, एक मिसाल बन गई, ठीक है, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई। दूसरी जो थीम मैंने इस चैप्टर की सिलेक्ट करी है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एज वेल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा से सच्चाई के साथ रहो और सच बोलते रहो, ऑनेस्ट रहो अपनी लाइफ में। मैंने क्यों इसका ये थीम सिलेक्ट करा है? देन थीम ऑफ द नेकलेस इज अबाउट ऑनेस्टी। सो यहां पे देन नहीं है, प्लीज मेक श्योर दिस इज द थीम हियर। The theme of the necklace is about the honesty. The author is trying to stress upon the importance of telling the truth. यहाँ पे author हमें बता रहा है कि क्या importance है लाइफ में सच्चाई की, सच बोलने की। If Matilda would have confessed it to her friend that she had lost her necklace, she would not have a guilty conscience, and more importantly, she would have come to know about the actual price of that necklace, and she would not have had to slave and toil for next 10 years with her husband to repay the debts. अगर यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं, अगर मैटिल्डा जाके सच अपने फ्रेंड को बोलती कि आपका जो दिया हुआ हार था वो मैंने खो दिया, या वो पार्टी में कहीं गुम हो गया, तो उसकी फ्रेंड उसे डेफिनेटली कहती वापस कि कोई बात नहीं, वो एक नकली हार था, वो मैंने अराउंड 20 फ्रैंक्स लिया था, 500 600 फ्रैंक्स, आप मुझे उतना दे दो, हो जाता मसला। लेकिन उसने अपनी उस ग्रीड को रखा और अपनी वो जो खुदी थी अपने अंदर उसको जगाए रखा, और ऐसा नहीं करा, और एट द एंड उसे उसका एक ह्यूज प्राइस जो है वो पे करना पड़ा, उसका उधार जो है चुकाते चुकाते। अगर उसने कन्फेस कर दिया होता, बता दिया होता कि उसने ये लाइफ ये है, तो उसे कभी वो स्लेव नहीं होना पड़ता, और इतनी खतरनाक तरह की लाइफ, पोवरेस्ट लाइफ जो उसने जी, वो नहीं जीनी पड़ती। हो सकता उसका फ्रेंड उसे माफ भी कर देती, तो ये भी था। सेकंड इज अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव समटाइम्स। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। आई बात समझ? कभी कभार जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आई बात समझ? अगर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर मैं एक अच्छा सा कोट और ड्रेस लेके किसी ऐसी सोसाइटी में या किसी ऐसी पार्टी में चला जाऊं जहां मेरे लेवल के लोग नहीं हैं या बड़े लोग हैं, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ जाता हूँ? वहां ऐसी पार्टीज में चला जाता हूँ। और ऐसी पार्टीज में अक्सर क्या होता है, मुझे खुद ही अंदर क्या फील होने लगेगा, ओके मैं इनमें एडजस्टेबल नहीं हूँ, या ये सारी चीजें हैं। या अगर मैं एक अच्छे दिल का आदमी हूं, जो मेरे कपड़े हैं, मैं सिंपल ऑर्डिनरी जो भी हमारे पास ड्रेसेस होते हैं वो लगा के पहन के चले जाएंगे, वी विल फील हैप्पी, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। उसके पास है बड़ा अच्छा सूट है, नॉट एन इशू एट ऑल, है ना। यहाँ पे क्या है, यही चीज जो थी, जो दिखता है, जो अपीयरेंस थी, वो कुछ और थी एक्चुअली। इट कैन बी सीन इन दिस स्टोरी आल्सो। When Matilda appeared at the ball, her short, glamorous look was as fake as her necklace. जिस तरह से उसका लुक फेक था, उसकी नेकलेस की तरह उसका लुक भी फेक था, क्योंकि वो सच में नहीं थी। वो जो एक्चुअली वो प्रेजेंट कर रही थी अपने आप को, वो एक्चुअल में वो नहीं थी। Matilda, who was happy to be wearing that necklace, was unaware of the fact that the necklace was fake, as she had borrowed it from her friend. और वो इसके बारे में भी नहीं जानती थी कि ये जो नेकलेस वो पहन रखी है और वो फेक है। हालांकि कुछ लोग इतने बड़े माहिर होते हैं, वो फेक को दूर से पहचान लेते हैं, और हालांकि वो प्रिटेंड करिए कि मैंने बहुत बड़ा हार जो है वो लगाया हुआ है पार्टी में अपना ग्लैमरस शो करवाने के लिए, ये ऑल दैट, ताकि लोग उसकी तरफ देखें। दूसरी चीज, when she misplaced it somewhere, and instead of confessing her to friend, she bought another necklace which was real and worth of 36,000 francs.
to buy that necklace, she had to borrow money from the others and later had to toil hard for 10 years to clear the debts. और उसके बाद क्या कहानी होती है, वो इस सच को छुपा लेती है और एट द एंड उसे एक ह्यूज प्राइस पे करना पड़ता है. 36,000 फ्रैंक्स का रियल जो नेकलेस है वो अपनी फ्रेंड को देती है. अगर वो एक ही बार अपने फ्रेंड से ये करती, कह देती कि हाँ ऐसा हो गया, तो कभी भी उन्हें एक ह्यूज प्राइस नहीं पे करना पड़ता. और उसके हस्बैंड को सुबह से लेकर शाम तक अलग से जाके ओवर टाइम काम जो है वो नहीं करना पड़ता ताकि वो अपने डिबेट्स को क्लियर कर पाए. She was once again heartbroken when she came to know from her friend that the borrowed necklace was a fake one. और जब 10 साल के बाद भी उसने ये सुना कि जो था वो फेक वन था और उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने रियल दिया हुआ था, that was totally different. और ये फिर से एक बार कहानी हमें समझा रहा है कि हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए और हमेशा हमें सच बोलना चाहिए ताकि लाइफ कभी 2 मिनट के लिए आपके फ्रेंड को या किसी को भी डिफिकल्ट लगेगा, ओके इसने बोल दिया, लेकिन एट द एंड आपको एक अच्छी मैसेज मिलेगी और आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी. देयर आर सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट्स, और उसके बेस पे हमें कहा गया है कि थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में. पहला है द कोर्स ऑफ द लॉइजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस. कमेंट, लॉइजल की लाइफ, मैटिल्डा लॉइजल की लाइफ चेंज हो गई इस हार की वजह से. आपकी क्या राय है इसमें? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट द कोर्स ऑफ द Loisel's life changed due to the necklace. After replacing the last necklace with a new one, they had to replay. So this is they have to repay actually, not replay. They have to repay all the money that they had borrowed to buy the new necklace. They sent away the maid and that had borrowed to buy the new necklace. They sent away the maid and changed their lodgings as well. अब देखो इसका प्राइस तो पे करना पड़ा और लाइफ तो चेंज हुई ना डेफिनेटली. वो एक अच्छे अपार्टमेंट से आके गरीब अपार्टमेंट्स में रहने लग गए. उनके पास जो घर में असिस्टेंस थी, जो मेड काम कर रही थी, उसे छुट्टी करना पड़ा और इसे खुद जाके बाजार से सब्जियां खरीदनी पड़ी, बर्तन खुद साफ करने पड़े. और कहानी में तो ट्विस्ट तो था, तो चेंज तो था हियर, इज इट राइट? सो इसकी वजह से हमने देखा कि डेफिनेटली जो मैडम लोजेल थी उसका एग्जैक्टली जो है लाइफ जो है उसकी वो तो चेंज हुई थी, इसका इम्पैक्ट भी था और ये हार की वजह से ये हुई थी. व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin, यानी कि क्यों वो, उसकी तबाही का क्या वजूद था, क्या बाइस था, क्या काज था. हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और कैसे उसने इसे बचा सकती थी वो. द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin was her dissatisfaction with whatever life offered her. इसका डिससेटिस्फैक्शन का काज क्या था? मेन सी तो अपने आप से डिससेटिस्फाइड थी, उसके पास जो चीजें थी वो उससे कभी मुतमईन नहीं रहती थी. एंड सेकंड, शी वाज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस ऑफ लाइफ. वो ऐसा समझती थी कि वो हमेशा से रॉयल्टी के लिए बनी है, वो हमेशा से लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है और वो इसी के लिए बनी है. हर कोई इंसान इसके लिए नहीं बना होता, इसे हासिल करना पड़ता है दिन रात की मेहनत करके. शी डिसलाइक्ड बीइंग इन हर करंट सर्कमस्टेंसेस. She could have avoided this ruin by being content with whatever she had. और हाँ, इस चीज को वो अवॉइड कर सकती थी. किस तरह से? उसी चीज में वो खुश रहती जो उसके पास थी, लेकिन ऐसा उसने करा नहीं और एट द एंड उसे एक ह्यूज प्राइस जो है वो पे करना पड़ा. बहुत सिंपल तरीके से इसका मैंने आंसर्स जो है आप तक पहुंचाए हैं. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? अगर ये सारी चीजें, ये जो कहानी जो सारी हुई थी, अगर मैटिल्डा अपनी फ्रेंड को बोल देती तो उसका क्या इम्पैक्ट होता? देयर कैन बी, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, तो वी कैन प्रिडिक्ट सम इम्पैक्ट्स कि ये हो सकता था. मैटिल्डा वुड हैव बीन बेनिफिटेड इन 2 ways. 2 तरीकों से उसे फायदा हो सकता था. इफ शी हैड कन्फेस्ड द ट्रूथ, अगर उसने सबसे पहले सच्चाई को मान लिया होता. दूसरी चीज, इफ शी वुड नॉट हैव अ गिल्टी कॉन्शियंस. And more importantly, she would have come to know about the actual price of that necklace. अगर उसने अपने आप को बड़ाई नहीं करी होती और ऑनेस्टली जाके अपने फ्रेंड को इस चीज के बारे में अवेयर करा होता कि आपका दिया हुआ हार में गुमा चुके हों, तो उसे इस हार के बारे में एक्चुअल जो इसकी प्राइस थी वो पता चल पाती और वो उसे एक्चुअल प्राइस 500 फ्रैंक्स दे देती और वो उनके लिए इजी था पे करना. बट शी
would not have had to slave and toil for next 10 years with her husband, और उसे ये 10 साल की इस तरह की खतरनाक वाली वो लाइफ जो है वो नहीं गुजारनी पड़ती to repay the debts, ताकि जो नया हार उन्होंने खरीदा उसके जो कर्जे में उनको पे करना पड़ा वो उनको नहीं करना पड़ता. She could have easily bought the necklace worth 500 francs for her friend, and perhaps her friend would have forgiven her and not asked for a replacement at all. हाँ, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था. अगर वो अपने फ्रेंड से कहती तो वो हो सकता है उसे माफ कर देती और वो उससे कहती कि कोई बात नहीं, आप मुझे वापस भी कुछ मत दो या रिप्लेस ही मत करो. ये भी सिचुएशन हो सकती थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. If you are caught in a situation like this, how will you deal with it? अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? मैंने जो सिचुएशन अगर मैं ऐसी में फंस जाऊं उसका आंसर जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है. So what is that? If I would tell the truth to my friend, सबसे पहले मैं उसे ट्रूथ बता देता कि हाँ भाई ये है कहानी. In this case, the truth would have saved me from a life of toil and labor, and I would be able to have a clear conscience in my future relationship with my friend as well. तो इससे मैं इस तरीके से भी बच जाऊंगा. हाँ, फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा बोलेगा सर ओके ये वाला दे दो आप हमें, ठीक है, ओके हमें एक नेकलेस दे दो, इसी का उल्टा अगर ऐसी सिचुएशन होती तो दैट्स बीइंग ऑनेस्ट, इज इट राइट? आप सिंपली कह सकते हो घूम गया, और आप उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है जो भी होता बाद में सिचुएशन वो डिपेंड करता. और ना ही इससे मेरी फ्रेंड के साथ वो धोखाधड़ी वाली लाइफ होती है, यानी कि वो नहीं समझता कि इसने मुझे झूठ बोला या ऐसा कुछ, क्योंकि उसे सारे फैक्ट के बारे में पता होता कि हाँ इसने तो सच बोला, गुम हो गया होगा. दिस कैन बी डन, ये ऐसा सिचुएशन में पॉसिबल है. नेक्स्ट, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा. मैटिल्डा इज अ प्रीटी यंग लैडी. अब मैटिल्डा के बारे में हमें कहना है कि वो क्या थी. शी वॉन्टेड टू लीड a rich and luxurious life. वो चाहती थी कि वो एक अच्छी और खूबसूरत लाइफ जिए, अमीर लाइफ जिए. बट शी वॉज बोर्न इन टू अ हम्बल फैमिली. लेकिन वो एक सिंपल फैमिली में पैदा होती है एंड हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी मैन. और ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी आम आदमी के साथ उसकी शादी हो जाती है. शी फेल्ट सैड अबाउट हर प्रीटी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. तो अपने इस सारी चीजों पे बहुत शर्मिंदा थी और हमेशा से उसे नदामत होती थी कि क्यों उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो छोटा है. शी गेव हमेशा से ओके when Matilda got an invitation to a ball, जब उसे एक फंक्शन एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है, she wanted to pretend as rich woman, और वो चाहती थी कि वहां वो बहुत अमीर औरत लगे. She gave into a vanity, और वो उधार में चली जाती है. She disagreed the advice of her good husband, वो अपने हस्बैंड की एडवाइस नहीं मानती. She is a woman who sought to praise and admiration of the others. ये एक ऐसी औरत थी जो हमेशा से दूसरों की तारीफ से खुश होती थी, और हमेशा जब भी लोग उसकी तारीफ करते थे तो वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. वो इस तरह की औरत थी. शी फील्स वेरी हैप्पी व्हेन मैन अप्रिशिएटेड हर ब्यूटी एंड ग्रेस एट द डांस बॉल. वो हमेशा से इस चीज से बहुत अप्रिशिएटेड फील करती थी या खुश होती थी जब भी उसका कोई तारीफ करता. मैटिल्डा इज अ वुमन लैकिंग विजडम एंड प्रूडेंस. जस्ट टू शो ऑफ a day at the ball, she loses her borrowed necklace. और एक दिन की खुशी के लिए उसने अपनी पूरी 10 साल की लाइफ जो है ruin करी. This leads to enormous suffering of her and her husband for a number of years. और इसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली number of years में जो है वो एक डिस्ट्रेस में चली जाती है, एक तूफान वाली लाइफ में चली जाती है. She does not understand the importance of living with one's means. और वो हमेशा से उन चीजों में रहना पसंद नहीं करा उसने. फिर भी उसे समझ नहीं आया कि एक्चुअल में हमेशा जो चीजें पास में है उनमें खुश रहना खुश कैसे रहा जाता है और कैसे किया जाता है. तो ये उसका सबसे बड़ा फॉल्ट था जो उसे पे करना पड़ा. यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लैंग्वेज वर्क. These are the notes about starting a new hobby club in the Gestalt public school. एक नया हॉबी क्लब हमें स्टार्ट करना है. रीड देम एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. ये हमारे पास बुक में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. और इससे न्यू क्लब द कैरावन एम इज टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द नेचर. एक्टिविटीज फोर्टनाइट हाइकिंग ट्रिप्स एंड एक्सपीडिशन टू द नेबरिंग वुड्स हिल्स कंट्री साइड. उसके बाद है मेंबरशिप क्लास 9th and 10th 12th कैन टेक. एंड सेकंड इज प्रिलिमिनरी डिस्कशन कॉमन रूम में होगी August 20th आफ्टर स्कूल आवर्स. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स students can sign up. Permission granted by the principal. अब देखो इनको हम क्या काम करते हैं, किस तरह से इसका जो है आंसर लिखते हैं.
उसके बाद ये सारी चीजें दिखी हुई हैं, हमें इसका जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। द स्कूल इज प्लानिंग अ डैश डैश इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए न्यू हॉबी क्लब। तो पहले में आएगा न्यू हॉबी क्लब। द एम ऑफ द क्लब विल बी टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एंजॉय नेचर। तो ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड वन, एंड द एक्टिविटी will include that sea path, fortnightly hiking trips and expeditions to neighboring woods like hills, countryside and all that. Fourth is the D1, and D1 is preliminary discussion will be held in the common room, यानी कि common room में इसके ऊपर discussion करी जानी है। And welcome E is to sign up for the discussion. The principal has granted the permission for the same and the new club as well. So this is the possibly fill in the blank thing, and I hope you can take the screenshot of this and just write in your copy. Moving ahead, what is next? Make notes from the following news report in an unprecedented space strategy dash dash be a good of 100। आपने मैंने वो सारी चीजें नहीं लिखी हैं, तो आप अपनी बुक का जो है पेज नंबर 115 जो है वो इजीली आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दीज ऑल द थिंग्स कि क्या हुआ। इसमें आंसर्स हैं। Horrible space strategy that happens exactly on 1st Feb 2003. Second, you can just US Space Shuttle Columbia went up to 16 Jan 22 from Kennedy Space Center and broke apart in the flames. What happens exactly the next? Indian born American and 6 others were killed in that. Kalpana Chawla and 6 others were killed, और यहाँ पे इसके साथ जो है streaking over Texas heading towards the landing space. Is it right? Now moving ahead is the part here. Now if you talk about the next one, that's Indian born American, Kalpana Chawla and 6 others were killed. उसके बाद है stayed in orbit for 16 days, conducted around 80 experiments करे, and then Columbia's 20 space flight, believe it to be good for 100 flights. तो ये सारी कहानी है, इस नोट से आप देख सकते हैं कल्पना चावला की वो स्टोरी। एंड द नेक्स्ट वन, on the basis of the notes given on the page 115, the textbook develop a notebook paragraph about 100 to 50 words about the bacterian camel. Is it right now? बहुत आसान है। The bacterian camel is found in the grasslands, valleys and the mountains of areas of Ladakh. It is herbivore. It likes to eat grass, leaves and shrubs. It also eat dry vegetation and salbush वगैरह. Avoided by the other mammals. Its lifespan is like 40 years. तो ये एक्चुअली लद्दाख के एरिया में, माउंटेन्स में या ऊंचे हाई हिल्स प्लेस पे फाइंड किया जाता है। हर्बीवर है, यानी कि सिर्फ घास खाता है। और दूसरी चीज है, ये दरख्तों के पत्ते वगैरह ये भी खा लेता है, और ये ड्राई वेजिटेशन वगैरह जो है वो भी खाता है, और झाड़ियां वगैरह जो होती है कांटेदार उनको भी खा लेता है। और लाइफ स्पैन इसकी लगभग 40 साल की है। इट्स 10 फीट लॉन्ग, 10 फीट लंबा होता है, एंड 7 फीट इन द हाइट. It weighs around 1500 pounds. Its coat is light to the dark brown. There are thin mands on its chin, shoulder, hinge, legs and humps. ये सारी चीजें हैं. The summer coat is shorter than the winter coat. Snowshoe. Effect helps the animal to walk comfortably without sinking in the sand and the snow as well. It has 2 humps that contain about 36 kg of fat. इसके ऊपर फैट हम्प्स होते हैं और हम्प्स में फैट होता है, और उस फैट से ये इजीली जो है कंफर्टेबली भूखे बहुत टाइम के लिए, देर के लिए रह सकता है. सो व्हेन द फूड इज एक्चुअली स्केयर्ड, तो ये जिंदा रह सकता है. द एनिमल इज अ विक्टिम ऑफ पोचिंग. इसकी बहुत ज्यादा जो है शिकार किया जाता है. द नंबर ऑफ द एनिमल्स इज डिक्रीजिंग एंड इट्स बिकमिंग स्पीशीज. इसकी जो है इट्स बिकमिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशी. ठीक है, इट्स बिकमिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशी. ओके, so ये है about the bacterian camel. Now moving the next part. Now is the passage for comprehension, and you know that these are exam point of view, जो हमारे JK बोर्ड्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस तरह का. तो इसमें से हमने एक पैसेज लिया है, तो मैक्सिमम टाइम्स इस पैसेज को लेने के लिए हमने MBD का हेल्प लिया है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके बोर्ड्स में MBD से डायरेक्टली जो है पैराग्राफ जो पूछा जाता है. सो वी आर आल्सो टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द MBD एज वेल. When she seated herself for a dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the God, pot pie, I know nothing better than that." She would think of an elegant dinner of shining silver. She thought of an exquisite, ठीक है,
जिसे हम कहते हैं बेसिकली, अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट्स एक्विजाइट, ठीक है, एक्विजाइट। फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, तो दैट्स बेसिकली नाउ मूविंग अगेन। She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो ये बुक में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो गिव द एंटोनिम्स मींस अपोजिट। अनकवर्ड का क्या आएगा, लाइक कवर्ड। उसके बाद आपका गुड बहुत सिंपल है, दैट्स बैड। शाइनिंग का आएगा डल, DULL। लव का हेट, एंड दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। शी डैश डैश हरसेल्फ, शी सीटेड हरसेल्फ, ठीक है, तो पहली ही में जो है शी सीटेड हरसेल्फ फॉर अ डिनर अपोजिट हर हस्बैंड विद अ डिलाइट, डिलाइटेड हियर विद अ डिलाइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये यहां पे भी आपके पास दिया हुआ है, तो विद अ डिलाइटेड, ठीक है, ये वाला है, इसमें ऑप्शन आएगा विद अ डिलाइटेड हियर। उसके बाद है She thought of the dash dash food. She thought of, फिर से आप यहां पे देख सकते हैं, she thought of the, this is basically exquisite food, exquisite food, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे, so this is going to be the answer for this. She had dash, she had never, she had never frogs nor jewels. Next. उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन, शी वॉश द डिश, शी वॉश द सॉइल लेनन, देयर क्लोथिंग एंड ऑल दैट। सो ये एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चंस है। लर्न, इसका एंटोनिम बताना है, तो लर्न मीन्स फॉरगेट, फॉरगेट। अप मीन्स डाउन, स्टॉप मीन्स स्टॉप का जो है स्टार्ट, लास्ट मीन्स द फर्स्ट, एंड वेरी सिंपल। अब इसमें से भी डैश जो है सो हम इजीली कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शी लर्न द ऑडियस, ठीक है, ऑडियस वर्क ऑफ द किचन। शी वॉश द सॉइल लेनन, ठीक है, तो सॉइल आएगा इसमें, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह थे वो भी जो है धोती थी अच्छे से। शी टुक डाउन द डैश डैश टू द स्ट्रीट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पे है दिस इज शी टुक डाउन टू द स्ट्रीट, ओके, वेयर इज एक्चुअली दिस वन, यस, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, ठीक है, तो यहां पे जो है रिफ्यूज। And the last, she was dash dash like a woman of the people. She was, okay, now is the one here. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, this is basically her basket on her hand and she went to the grocer's. कहाँ पे है ये? Where is the she was brought up with the water, stopping each lining to catch her breath and clothed like a woman for the people. She went to the grocers, butchers, and the fruiters, with her basket on her hand, hanging the last sou of her miserable years one. So this, she was like a woman of people. She was like a woman of the people. Is it right? Okay. She was clothed like a woman of the people. Is it right now? Like a, she was clothed like. Okay. इसमें आएगा हमारा ये वाला cloth, ठीक है, ये वाला नहीं है, अगला है she was like clothed, CLOTHED, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये आएगा यहां से, सो शी वॉज क्लॉथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, तो इस स्टेज में ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड एंड आई होप कि आपको ये लेसन जो है बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट, बोली, और पढ़ेंगे हम, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।